listeners, welcome to Study Alone YouTube चैनल। पिछले वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के बारे में बात की थी और आज की इस वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर साहित्य के बारे में जानेंगे कुछ चीजें जो काफी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिटरेचर की नॉलेज के लिए। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंग्लो नॉर्मन साहित्य की शुरुआत दी एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल से होती है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इंग्लिश का एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का सालाना ब्यौरा या कहें एनुअल रिपोर्ट दर्ज की जाती थी। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल सन 891 से लेकर 1154 तक हर साल की घटनाओं या कहें इवेंट्स को उसमें दर्ज किया जाता था और जिसकी केवल 60 मैन्यूस्क्रिप्ट ही आज सेफ है। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल की ये 7 मैन्यूस्क्रिप्ट को ही पीटरबर्ग क्रॉनिकल भी कहा जाता है क्योंकि इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पीटरबर्ग मोनेस्ट्री में संरक्षित किया गया था। पीटरबर्ग क्रॉनिकल हमें नॉर्मन्स की विजय के बाद उनकी सत्ता प्रणाली और कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देता है। क्रॉनिकल की शुरुआत में प्रकृति के परिवर्तनशील गुण और मृत्यु से पहले नॉर्मन राजा विलियम द कॉन्करर की प्रशंसा में लिखे गए गीतों का वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन बाद में ये प्रशंसा गीत आलोचनाओं का शिकार हुए और बाद में इन्हीं गीतों को विलियम की लालसाओं और शक्ति के द्वारा कानूनों में अपनी सहूलियत के हिसाब से किए गए फेरबदल के लिए धिक्कारा गया है। इन्हें डॉगरल राइम्स कह के भी बुलाया जाता है। दोस्तों, बात है लेट 11वीं सेंचुरी की। सेंट मैरी के जन्मोत्सव से पहले राजा विलियम द कॉन्करर नॉर्मंडी से अपने साथ एक सैन्य टुकड़ी लेकर फ्रांस की ओर चल दिया और वहां जाकर उसने अपने ही महाराज फिलिप के साथ बगावत कर दी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनके लोगों को मार दिया गया और मेंटेस सिटी और वहाँ मौजूद सारे चर्चेस को आग के हवाले कर दिया। और इसी समय 2 पादरी जो एक एंक्रिप्ट सेल में रुके हुए थे उनकी भी उसमें जिंदा जल के मौत हुई। जब विलियम ने विध्वंस करके फ्रांस से वापस नॉर्मंडी लौटा ही था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और सेंट मैरी के जन्मोत्सव के दूसरे ही दिन उसकी तड़प तड़प के दर्दनाक मौत हो गई। जैसा उसने फ्रांस में किया था उसके ही अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिला, जिसे हम कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट। जितने भी अत्याचार उसने वहां पे किए हुए थे उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड मिला, उसकी मृत्यु हो। दोस्तों, विलियम द कॉन्करर की मृत्यु के बाद उसे सेंट स्टीफन मठ में दफना दिया गया था, जो कभी खुद को राजा कहता था, कॉन्करर कहता था। मरने के बाद केवल 7 फीट से भी कम जमीन का टुकड़ा उसे नसीब हुआ था। विलियम के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा रॉबर्ट था जो बाद में नॉर्मंडी का राजा बना। दूसरा विलियम्स था जिसने इंग्लैंड की सत्ता को संभाला और तीसरा बेटा था हेनरी जिसके लिए राजा विलियम्स बहुत संपत्ति छोड़ के गया हुआ था। वैसे इतिहास में काफी लंबा है दोस्तों, पर अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में। 12वीं शताब्दी में 3 लेखकों का जिक्र मिलता है जिन्होंने अपने नॉर्मन्स राजाओं के बारे में लिखा हुआ है, वर्णन किया हुआ है। ये लेखक लैटिन, एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, मिडिल इंग्लिश भाषाओं में ही लिखा करता है। इस समय का सबसे महान इतिहासकर्ता जॉफ्री ऑफ मॉनमॉथ, जिसने 1136 से 38 के बीच में हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन लैटिन भाषा में लिखा। इसी को 1155 में वेस नामक लेखक ने फ्रेंच भाषा में अनुवादित किया था और वेस के इसी अनुवादित लेख को 1190 में लाइमन नामक एक लेखक ने इंग्लिश इलिटरेटिव पोएट्री ब्रूक में अनुवादित किया था। जॉफ्री ऑफ मॉनमॉथ और वेस उन लोगों के लिए लिखा करते थे जो नॉर्मन कॉन्करर्स के अनुयायी थे। जॉफ्री ने पहला लेख मटिल्डा के समर्थकों के लिए लिखा था जो प्रोबेबली हेनरी फर्स्ट की उत्तराधिकारी थी और बाद में जब क्राउन वलोइस के स्टीफन के कब्जे में चले गया तो उन्होंने स्टीफन और स्टीफन की सैन्य क्षमता के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा था। लाइमन हमें बताता है कि वेस ने फ्रेंच संस्करण एक्टोटाइन की एलेनोर के बारे में लिखा था जो हेनरी सेकंड की क्वीन थी। एंग्लो नॉर्मन साहित्य में हमें प्राचीन रोम, ब्रिटेन्स के राजाओं और राजशाही, सबसे ज़्यादा किंग आर्थर जिसने रोम साम्राज्य को परास्त किया हुआ था, एंग्लो नॉर्मन बैलेंस और किस प्रकार से सिविल वॉर्स के हालात उस टाइम पे बने हुए थे, इन सभी बातों का जिक्र हमें पीटरबर्ग क्रॉनिकल में मिलता है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 14th एंड 15th सेंचुरी के बारे में बात करेंगे और उस समय के राजाओं, लेखकों और लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।